शुरू करूँ? So good evening students. I am Dr. Shikhar from Azure Indian Institute and last class में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? फर्स्ट पार्ट ऑफ द बायोमोलिक्यूल, जिसमें हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा था? कार्बोहाइड्रेट के बारे में, या फिर पहले हमने कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन किया था, डेफिनेशन सीखी थी, और उसके बाद हम आ गए थे ग्लूकोज पर, है ना। तो ग्लूकोज का स्टार्ट किया था स्ट्रक्चर, और उसमें हमने कुछ चीज़ें ग्लूकोज की डिटेक्ट कर ली थी, निकाल ली थी। क्या क्या चीज़ें निकाल ली थी? ग्लूकोज एक स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज के पास कार्बोनाइल ग्रुप है, ग्लूकोज के पास कार्बोनाइल ग्रुप है तो वो एल्डिहाइड ग्रुप के साथ है, ग्लूकोज के पास एल्डिहाइड ग्रुप का कंफर्मेशन भी हमने कर लिया था टॉलेंस से, फेलिंग से और ब्रोमीन वाटर्स। ठीक है, तो अब हम इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। ग्लूकोज का इतना तो स्ट्रक्चर हमें आइडिया हो ही गया कि ग्लूकोज एक स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल है, कार्बोनाइल ग्रुप रखता है, और कार्बोनाइल ग्रुप में भी क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप रखता है। अब ग्लूकोज के पास आप जानते हैं, ग्लूकोज के पास जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ग्लूकोज के पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप ढेर सारे दिखाते हैं, और वो एक आध नहीं बल्कि 5 होते हैं। बट ये कैसे कंफर्म करेंगे? रिएक्शन के थ्रू कैसे कंफर्म करेंगे? या आगे जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स आ रहे हैं, फ्रक्टोज आ रहा है, वहां पर फ्रक्टोज में आप कहेंगे 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, तो ये सच में कैसे पता चलाते होंगे? राइट, एज अ साइंस के तौर पर, या फिर हम प्रैक्टिकल इसका कंफर्मेशन कैसे करेंगे? तो हम इसी बात को प्रोसीड करते हैं। ग्लूकोज कंटेन, तो नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ टू कंफर्म, और यही क्वेश्चन आपका एग्जाम में भी आ सकता है। ग्लूकोज कंटेन्स 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाउ विल यू कंफर्म दिस? राइट, तो यहां पर ये आएगा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट नंबर डालिए, शायद प्रोबेबली 5th पॉइंट होगा, शायद 5th पॉइंट है, देख ली। ओहो, यहां पर इसको इरेज कर देता हूं मैं, हट गया, ठीक है, ओके। तो 5th पॉइंट बना लेते हैं। प्रेजेंस ऑफ 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, 5 OH ग्रुप ग्लूकोज के पास हैं, इसको कंफर्म कैसे करेंगे, है ना। ग्लूकोज का अगर आप देखें स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखाते हैं, CH OH, और यहां कैसे दिखाएंगे? 4 टाइम्स, और नीचे कैसे दिखाएंगे? CH2H। अब सवाल है कि ग्लूकोज का कंफर्मेशन हमें कैसे करना है? OH की को ध्यान में रखकर, तो यहां पर इसकी रिएक्शन कराते हैं एसिटिल क्लोराइड से। किस रिएक्शन कराएंगे? फॉर्मूला क्या है एसिटिल क्लोराइड का? CH3COCl। आपको याद होगा, ये अल्कोहल वाले चैप्टर में भी हम ये करते हैं। अल्कोहल का अल्कोहलिक ग्रुप कंफर्म करना है तो एसिटिल क्लोराइड से रिएक्शन कराइए, इसे बोलते हैं एसिटाइलेशन। या फिर आप इसकी जगह पर एक काम और कर सकते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड, CH3CO एंड देन CH3। इन दोनों में से किसी को भी आप ले ली। अब जितने OH ग्रुप होंगे उतने ही इसके मोल्स खर्च होने वाले हैं, ठीक है। यहां पर अगर आप मान रहे हैं कंफर्मेशन, इसका 1 मोल ले लिया सपोज टू बी, और ये यहां पर कितने मोल्स इसके खर्च होते हैं? 5 मोल्स। कितने खर्च होते हैं? या फिर आपने अगर इसको लिया है तो इसके भी मोल्स कितने खर्च होंगे? 5 होंगे, राइट। अब अगर ये खर्चा हमारा, यानी डिपेंड करता है कि कितने मोल्स हमने कंज्यूम करे, ये डिटरमाइन कर रहा है कि नंबर ऑफ OH ग्रुप्स इसके अंदर कितने होंगे। सपोज टू बी 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ द एसिटिल क्लोराइड्स आर कंज्यूम्ड, दैट कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप्स, राइट। फ्रक्टोज के साथ ये कितना होगा? 4 हो जाएगा, क्योंकि फ्रक्टोज में कितने होते हैं? 4 OH ग्रुप होते हैं। अब सवाल है रिएक्शन क्या होगी? तो रिएक्शन में क्या करना है हमें? यहां से H, ये वाला H देख ली, ऐसे यहां पर भी H होगा, ये वाला H दिख रहा है, और यहां पर क्या होगा? Cl, ठीक है। तो ये H और ये Cl मिलके क्या बनाएगा? 5 मोल्स ऑफ क्या निकल जाएंगे? HCl, और यहां पर क्या बनेगा? CHO। इसके बाद क्या बनेगा? CH, और फिर यहां क्या आएगा? O, फिर CO, और फिर क्या आएगा? CH3। कितनी बार? 4 टाइम्स। नीचे क्या आएगा? CH2, फिर क्या आएगा? O, फिर क्या आएगा? CO, फिर क्या आएगा? CH3। क्लियर हो गया? देखिए यहां पर करा क्या आपने, यहां पर ये एसिटिल क्लोराइड था, यहां पर ये वाला H देखिएगा, और ये वाला Cl देखिएगा। यहां से H 4 बार है, और यहां पर भी एक H है, यहां पर ये 5 बार H हो गए, और मॉलिक्यूल हमने कितने लिए? 5 लिए, तो 5 H यहां से निकल गए, 5 यानी निकल गए 5 हाइड्रोक्लोरिक एसिड, राइट। इसकी जगह पर कौन आ गया? O के बाद तुरंत कौन आ जाएगा? O के बाद कौन आ गया? COCH3। देखा जाए तो ये क्या है? एक एस्टर ग्रुप आ गया। एस्टर नहीं है, RCOOR, एस्टर बन गया। इसका नाम क्या होगा? इसको बोलते हैं ग्लूकोज
पेंटा एसिटेट। क्या बोलेंगे? पेंटा एसिटेट, क्योंकि 5 एसिटेट ग्रुप इसके अंदर हमने इंट्रोड्यूस कर दिए, लगा दिए। या पेंटा एसिटाइल ऑफ ग्लूकोज, आप दोनों में से जो नाम आपको ठीक लग रहा है वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे हम? पेंटा एसिटाइल ग्लूकोज या फिर ग्लूकोज पेंटा एसिटेट, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। यानी ये रिएक्शन एक कंफर्मेशन है किस बात की? हाइड्रोक्सिल ग्रुप की प्रेजेंस की। वैसे आपको याद होगा हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और भी चीजें सीखी थी। 5 PCl5 भी रिएक्शन करता है OH के साथ, तो अगर हम PCl5 से रिएक्शन कराते तो 5 खर्च होते, PCl3 से रिएक्शन कराते, SOCl2 से रिएक्शन कराते तो भी 5 ही करते, है ना। ये सारी इंफॉर्मेशन, ये सारी रिएक्शन भी लगभग उसी के साथ पैरेलल चलेंगी, तब ये कंफर्म करती है क्या? प्रेजेंस ऑफ 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। राइट, तो अब तक हम कहां तक पहुंच गए? बहुत सारी बातें हमने ग्लूकोज के बारे में निकाल ली। ग्लूकोज एक स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल है, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। 5-6 कार्बन की कैसी है? स्ट्रेट चेन है। दूसरा, ग्लूकोज के पास कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप है। उसको हमने कंफर्म किया था कई सारी रिएक्शन, जैसे हाइड्रोक्सिलेमीन से रिएक्शन कराई थी, हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन करा कर ग्लूकोज का क्या बनाया था? साइनोहाइड्रिन। राइट, और फिर हमने कार्बोनाइल ग्रुप को कंफर्म किस में किया? एल्डिहाइड में। टॉलेंस से, फेलिंग से, ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराई तो ग्लूकोनिक एसिड बना था, याद है? ये बना था। राइट, और अब हम कहां पे पहुंच गए कि ग्लूकोज के पास एल्डिहाइड ग्रुप भी है, ग्लूकोज स्ट्रेट चेन भी है, और अब हम आ गए ग्लूकोज के पास 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं। अब एक अगला क्वेश्चन पैदा होता है, 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो हो गए, लेकिन पांचों हाइड्रोक्सिल ग्रुप कैसे हैं? क्या वो प्राइमरी हैं? क्या वो सेकेंडरी हैं? है ना, सारे के सारे प्राइमरी हैं या उनमें से कुछ सेकेंडरी हैं? अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात, क्या ग्लूकोज के जो 5 OH ग्रुप हैं, कहीं ऐसा तो नहीं एक ही कार्बन पर 2-2 लगे हो? आप बेशक इसे अलग अलग मान रहे हो, बट ऐसा भी तो हो सकता है ना। राइट, मैंने आपको एक चीज पहले बताई थी, और ये बात आप मान के चलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है, इफ अ सिंगल कार्बन होल्ड्स 2 OH ग्रुप्स, एक ही कार्बन पर क्या आ रहे हैं? 2 OH ग्रुप। जैसे आप इसको अलग से भी नोट कर सकते हैं, हाँ, एक कार्बन है और इस पर कितने OH ग्रुप आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं, या फिर कितने आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं। अगर कहीं पे भी ऐसी सिचुएशन बन रही पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये दोनों ही केसेस कैसे हैं? अनस्टेबल। कैसे माने जाएंगे? अनस्टेबल है। ये रुकेगा नहीं, मॉलिक्यूल टिकेगा नहीं, जल्दी क्या लूज कर बैठेगा? वाटर। यहां पे भी क्या होगा? वाटर लूज कर बैठेगा, हाईली अनस्टेबल रहेगा। और सिंस ग्लूकोज इज अ कैसा है? स्टेबल मॉलिक्यूल, ग्लूकोज को डिब्बे में रख दीजिए, एयर टाइट करके रख दीजिए, और आप इसे 6 महीने बाद भी निकालिए तो ग्लूकोज डिकम्पोज होने वाला बिल्कुल नहीं है। 6 महीने के बाद भी ग्लूकोज ग्लूकोज ही रहेगा। मेडिकल स्टोर पर रखे भी रहते हैं, आप जानते हैं, ग्लूकॉन डी के डिब्बे। तो वो अगर वो बिल्कुल एयर टाइट है, मॉइस्चर इसको जरूर नुकसान पहुंचा सकता है। अगर वो एयर टाइट है तो वो सेल्फ डिकम्पोज्ड नहीं होगा। तो सिंस द ग्लूकोज इज अ स्टेबल मॉलिक्यूल, दैट आल्सो कंफर्म्स क्या? दैट द 5 OH ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन 5। यस, तो आगे लिख लीजिए, नेक्स्ट नीचे नेक्स्ट हेडिंग नीचे ले लीजिए, नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखेंगे? सिंस 5 OH ग्रुप्स आर प्रेजेंट on 5 different carbon atoms, 5 OH groups are present on 5 different carbon atoms, can be confirmed by कैसे कंफर्म करते हैं? स्टेबिलिटी ऑफ ग्लूकोज, स्टेबिलिटी ऑफ ग्लूकोज। स्टेबिलिटी ऑफ ग्लूकोज, तो चूंकि ग्लूकोज को आपने क्या माना? स्टेबल माना, लिहाजा ये 5 OH ग्रुप कैसे हैं? अलग अलग कार्बन पर है। ठीक है, अब हमारी अगली क्वेरी रह जाती है। अगली क्वेरी क्या है कि आप कह रहे हैं 5 OH ग्रुप में क्या पांचों प्राइमरी हैं या इनमें से कोई सेकेंडरी भी छुपा बैठा है? अगर मान लो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करा दे, क्या करा दें? ऑक्सीडेशन। आपने इतना पढ़ा है अल्कोहल के चैप्टर में, प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप आसानी से ऑक्सीडाइज होते हैं, सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप मुश्किल से ऑक्सीडाइज होते हैं, और टर्शरी और भी डिफिकल्टी के साथ ऑक्सीडाइज होते हैं। राइट, तो इसका ऑक्सीडेशन करा के देखते हैं। राइट, और देखते हैं ऑक्सीडेशन करने पर क्या प्रोडक्ट मिलता है।
प्राइमरी आपने माना है, फटाफट ऑक्सीडाइज होगा, है ना। तो नेक्स्ट लिखते हैं, नेक्स्ट हेडिंग ले लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट बना लेते हैं। नेक्स्ट में क्या लगाएंगे, टाइप ऑफ एल्कोहलिक ग्रुप, टाइप ऑफ एल्कोहलिक ग्रुप। नेक्स्ट स्क्रीन ले लें, टाइप ऑफ एल्कोहलिक ग्रुप, या चलिए इसी में कंटिन्यू कर दें, टाइप ऑफ एल्कोहलिक ग्रुप। अब ग्लूकोज का आपने टाइप ऑफ एल्कोहलिक ग्रुप निकालने के लिए क्या करा, इसका ऑक्सीडेशन करा। किसका ऑक्सीडेशन करा, ग्लूकोज का। और ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करने पर क्या मिलता है, ग्लूकोनिक एसिड। क्या मिलता है, ठीक है, एक बार देखते हैं। ग्लूकोज, ये CHO है, नीचे क्या आएगा, CHOH का होल 4, और नीचे की तरफ क्या आएगा, CH2OH। ऑक्सीडेशन करने जा रहे हैं, याद रखिए, राइट। और बनाने क्या जा रहा है, देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, ये वाला CHO ग्रुप, भाई एल्डिहाइड तो आराम से ऑक्सीडाइज हो ही जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। आप कह रहे हैं बीच में सारे ग्रुप अगर कैसे हैं, सेकेंडरी हैं, तो ये आसानी से ऑक्सीडाइज होने वाले नहीं है। लेकिन नीचे वाला ग्रुप कैसा है, तो ये भी क्या होगा, नहीं कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 2 कार्बोक्सिलिक हो गए। हाँ, नाइट्रिक एसिड के साथ करा रहे हैं, ऑक्सीडेशन फास्ट करा रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये ऑक्सीडेशन कर रहा है। और आप जानते हैं इसको क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज, लिखूं कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया ये तो, सैकरिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, सैकरिक एसिड। ये लिखा नहीं जा सकता वही से अंडरलाइन करने के लिए, ये वाला, अब ठीक है, अब हो जाएगा। अरे वाह, ये पहले बताते हैं, ये सैकरिक एसिड हो गया, ठीक है। और अगर हम इसी को पाना चाहते हैं तो एक काम और भी है कि आप यहाँ पर ग्लूकोनिक एसिड ले लिए। याद है ग्लूकोनिक एसिड का स्ट्रक्चर मैंने बनाया था, आपको यहाँ पे ग्रीन से कर देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो। ये था हमारा ग्लूकोनिक एसिड जो टॉलेंस से रिएक्शन करा के बनाया था आपने, है ना। तो टॉलेंस से, हाँ, जो ग्लूकोनिक एसिड मिला था उसको हमने फिर से लिया और उसका भी ऑक्सीडेशन कराया। यानी यहाँ पे क्या करा रहे हैं, उसका भी ऑक्सीडेशन करा रहे हैं इसी से, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से। और ये क्या बना हमारा, ये क्या है जानते हैं ना, इसका नाम क्या है, ग्लूकोनिक एसिड। क्या नाम है, ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड। देखिए 2 रिएक्शन है, आप कहेंगे ये क्या चल रहा है, ये इधर से भी चल रही है, इधर से भी चल रही है। कंफर्मेशन में कर दूं इस बात को, कैसे समझ के चलिए। यहां पर आपने क्या लिया, ग्लूकोज। क्या लिया है, ग्लूकोज, राइट। और ऑक्सीडेशन कराया। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करा के क्या हुआ, ये वाला दिखा है हिस्सा, सैकरिक एसिड। और यही सैकरिक एसिड कब मिल सकता है, जब हम ग्लूकोनिक एसिड का भी ऑक्सीडेशन करा रहे हैं। 2 रिएक्शन है, ये रिएक्शन लगातार सीक्वेंस में चल रही है, इससे ये बना, उससे ये बना, ये नहीं बन रहा है, ये बना है इससे भी और ये बना है इस कंपाउंड से भी, 2 कंपाउंड से बना है। क्लियर और नॉट, इतनी बात समझ में आ गई। पहले ये बना लीजिए, फिर मैं इसका मीनिंग बताता हूं क्या मतलब हुआ। इस रिएक्शन को कंफर्म करते हैं। दोबारा से रिपीट करता हूं मैं, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। आपने करा क्या, देखो यहां पर ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन किससे कर रहे हैं, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पकड़ लिया आपने, कौन सा, कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड। अब चूंकि ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, याद रखिए, और आपने ये माना है कि प्राइमरी अल्कोहल्स आर इजी टू ऑक्सीडाइज। आप जानते हैं अगर आपने रेट ऑफ ऑक्सीडेशन पढ़ा होगा तो अल्कोहल का तो सबसे ऑक्सीडेशन का जो पैटर्न है वो क्या होता है, 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। ये है हमारा, ये हमारा क्या था, रेट ऑफ ऑक्सीडेशन या ईज ऑफ ऑक्सीडेशन भी कह सकते हैं। तो फर्स्ट डिग्री के अल्कोहल जो होते हैं, 1 डिग्री के अल्कोहल होते हैं, वो आसानी से ऑक्सीडाइज होते हैं, सेकेंडरी वाले रेजिस्ट करते हैं। तो यहां पर अगर ये भी प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप होते, मतलब इससे भी ज्यादा होते, तो सबके सब किस में कन्वर्ट हो जाते, कार्बोक्सिलिक में। लेकिन हमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप कितने मिले, इस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हमने काफी अच्छा सा कर लिया, हमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप कितने मिले, 2। अब ये 2 कैसे मिले होंगे, एक तो आपके पास राज वैसे आ गया कि भाई एल्डिहाइड किस में चेंज हो रहा है, कार्बोक्सिलिक में। ये तो हमें समझ में आ गया, वी ऑल नो कि एल्डिहाइड तो बहुत आराम से ऑक्सीडाइज करिए, टॉलेंस से भी ऑक्सीडाइज करते हैं तो कार्बोक्सिलिक में चेंज हो जाता है। जानते हैं आप टॉलेंस कैसा होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो 2 कार्बोक्सिलिक कहां से आए होंगे ये आपने सोचा, तो एक का आपने आंसर निकाला, बिकॉज ग्लूकोज कंटेन्स aldehyde group, so one aldehyde group gets converted into carboxylic so easily, right?
नाउ द क्वेश्चन इज कि दूसरा कार्बोक्सिलिक कहां से आया होगा? तो सर्टेनली बचे हुए जो 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं उनमें से कम क्या होना चाहिए? एक OH ग्रुप कैसा होना चाहिए? प्राइमरी होना चाहिए, तभी तो ऐसा हुआ होगा। नहीं तो मेरे पास कार्बोक्सिलिक के नंबर सभी और ज्यादा नहीं होते, लेकिन एक ही है, इसका मतलब एक होना चाहिए। और दूसरा आपने इसको कंफर्म ऐसे भी किया कि आपने ग्लूकोनिक एसिड ले लिया। क्या ले लिया? तो ग्लूकोनिक एसिड में पहले से ही कितना कार्बोक्सिलिक ग्रुप है भाई? एक तो होता है। जब ग्लूकोनिक एसिड का ऑक्सीडेशन किया, राइट, तो पता चला कि इससे क्या मिल गया? 2 कार्बोक्सिलिक। तो आप कहेंगे एक तो इसके पास पहले से था, एक नया कहां से आया? नया तभी आया होगा जब बचे हुए 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप में से कोई एक कैसा होगा? प्राइमरी होगा। तो ये बन गया। तो ये दोनों रिएक्शन हमें क्या बताती हैं? कंफर्म करती हैं कि ग्लूकोज कंटेन 1 प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप एंड द रिमेनिंग रेस्ट ऑफ द कार्ब सेकेंडरी। कैसे होना चाहिए? सेकेंडरी होना चाहिए। अच्छा, आपके दिमाग में ये भी आएगा, अच्छा सेकेंडरी ही क्यों होना चाहिए? यस, व्हाई नॉट द टर्शरी? लेकिन चूंकि टर्शरी होने के लिए, आप बताओ इसका रीजन क्या हो सकता है? भाई ग्लूकोज आपने पहली लाइन में क्या बोला था? स्ट्रेट चेन कंपाउंड है। क्या है? इसका मतलब ब्रांचिंग है ही नहीं। तो टर्शरी बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक कार्बन इधर भी साइड में लेना पड़ेगा ना। भाई टर्शरी कैसे बनाओगे? टर्शरी तो ऐसी तो बनेगा, भाई ये कार्बन है और आपको इसमें करना क्या? टर्शरी बनाने के लिए इधर भी कार्बन होना चाहिए, इधर भी। अगर मैंने यहां पे OH लगाया तो आपको ये सेकेंडरी है। टर्शरी बनाने के लिए क्या करोगे आप? इधर भी तो रखोगे ना, है ना? तो जब आप पहले ही आप एक्सपेरिमेंट में क्या प्रूफ कर चुके हो? ग्लूकोज कैसा है? स्ट्रेट चेन है। 6 के 6 कार्बन कैसे हैं? स्ट्रेट है। तो अगर आपने 6 के 6 कार्बन स्ट्रेट माने हैं तो आप मुझे बताइए कोई इसके अंदर टर्शरी कार्बन दिख रहा है आपको? 6 कार्बन मैंने ऐसे बना दिए, 1 2 3 4 5 और ये 6। आप मुझे बताइए कहीं दिख रहा है टर्शरी कार्बन? आप कहेंगे ये कैसा है? सेकेंडरी। ये कैसा है? सेकेंडरी। ये कैसा है? सेकेंडरी। ये कैसा है? सेकेंडरी। ये कैसा है? प्राइमरी। ये कैसा? राइट। तो क्लियर हो गया, टर्शरी की कोई चांस है नहीं। चांस सिर्फ क्या थे? या तो प्राइमरी के थे या फिर सेकेंडरी के थे। प्राइमरी के हमने एक्सप्लोर कर लिए क्या क्या हो सकता है, तो बचे कुछ क्या रह गए? फिर तो क्लियर हो गया कि बचे कुछ OH ग्रुप कैसे होंगे? सेकेंडरी हो गए। तो इसका मतलब अब पिक्चर साफ हो गई। काफी सारी बातें हमें पता चल गई ग्लूकोज के बारे में कि ग्लूकोज के पास 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, बट अमंग दीज 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स 4 आर सेकेंडरी and 1 is primary, and this can be confirmed by this given reaction what I told you. नहीं क्लियर हुई बात? अभी भी इतनी बात साफ हो गई है ना? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहां तक तो हम पहुंच गए। अब सवाल आता है, एक चीज दिमाग में आती है कि ये OH ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? आप कहेंगे ये क्या चीज होती है कॉन्फ़िगरेशन? मतलब OH ग्रुप कैसे कैसे लगे हैं, मतलब आप कहेंगे अभी भी समझ में नहीं आई बात। हाँ, मतलब अगर हम इसको एक स्ट्रक्चर, जैसे मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट चलिए इसको इसको स्क्रीन से हटाऊं, नेक्स्ट लें, है ना? तो इसको नेक्स्ट स्क्रीन पे कर लें, प्लस कर लें ना, ठीक है। तो अब आप लिखेंगे फिशर, FISCHER, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। ये क्या बताना चाहते हैं? एक साइंटिस्ट थे फिशर, इन्होंने बहुत लंबा समय अपना लगाया ग्लूकोज की स्टडीज करने में, राइट। और काफी लंबे समय के बाद उन्होंने ग्लूकोज का एक स्ट्रक्चर दिया जिसे हम बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। प्रोजेक्शन का मतलब प्रोजेक्टर के फॉर्म में, अगर देखें इसको 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर का देखें तो उन्होंने इस स्ट्रक्चर को कुछ इस तरीके से डिपिक्ट किया। कॉन्ट्रेशन का मतलब आप कहना ये चाह रहे हो कि ये अगर हम इसको एक तरह से एक्स और वाई एक्सेस पे लेना चाह रहे हैं तो OH ग्रुप सारे के सारे कहाँ हैं? सारे के सारे राइट पर हैं, सारे के सारे लेफ्ट पर हैं। पहला OH कहाँ पर है, दूसरा कहाँ पर है, तीसरा कहाँ पर है, चौथा कहाँ पर है, इसकी पोजीशन क्या है? राइट, राइट पर है या लेफ्ट पर है मॉलिक्यूल। तो ये देखा गया कि यहाँ पर अगर हम एल्डिहाइड ग्रुप इसे मान रहे हैं तो नीचे के जो 2 OH ग्रुप हैं ये राइट पे जा रहे हैं, कहाँ पे? ये लेफ्ट पर। फिर कहाँ पर है? बाकी पोजीशन क्या है? ठीक है, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दिया गया फिशर की तरफ से, ठीक है। और इसमें ग्लूकोज के इस स्ट्रक्चर में आप देख रहे होंगे कि ये पोजीशन आपको क्लियर हो गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 5 OH ग्रुप आ रहे हैं तो ये OH को यही हमें मान के चलना है। शुरू के नीचे से 2 राइट पर हैं, फिर एक लेफ्ट पर है, फिर एक राइट पर है। और ये कहानी सेम रिपीट हो रही है फ्रक्टोज के अंदर भी। किसमें है?
फ्रक्टोज में भी है, बस वहां पे कीटोनिक ग्रुप आता है और कुछ नहीं आता, लेकिन OH की पोजीशन लगभग यही होती है, सेम जो आप ग्लूकोज की दिखा रहे हैं। यहां तक क्लियर हो गया? ये कहलाता है हमारा, इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर। क्या बोल सकते हैं इसको? ओपन चेन स्ट्रक्चर। ओपन चेन स्ट्रक्चर, ये हो गया ओपन चेन स्ट्रक्चर। ओपन चेन कह लो, स्ट्रेट चेन कह लो, कुछ ऐसा कह लो। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दिया गया फर्स्ट ऑफ ऑल, जो बहुत सारी बातों को प्रूव भी कर रहा था। ग्लूकोज के नाम के आगे हम क्या लगाते हैं? डी लगाते हैं, डी प्लस ग्लूकोज, राइट। आपके दिमाग में ये आता होगा, ये प्लस का मीनिंग क्या है? प्लस का मतलब हो गया ऑप्टिकली एक्टिव है और डेक्स्ट्रो है। कैसा है? डेक्स्ट्रो है। अगर माइनस होगा तो क्या होगा? लीवो। जैसे फ्रक्टोज के आगे क्या लगाएंगे? माइनस। क्या लगाएंगे? लेकिन फिर आपके दिमाग में आता है ये डी क्या कर रहा है यहां? डी का मतलब डेक्स्ट्रो है क्या ये? है ना? तो डी लगाने के पीछे सेंस क्या है? फ्रक्टोज में भी हम डी लगाएंगे आगे। क्या लगाएंगे? इसका मतलब सर्टेनली डी का मतलब डेक्स्ट्रो तो बिल्कुल नहीं है, डी कुछ और ही कहना चाह रहा है ना? तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट है यहां पर ये सिग्निफिकेंस डी क्या, बल्कि कई बार एक एल भी आता है, और एल छोटा नहीं आता, बड़ा आता है। तो ये डी और एल वाला राज भी समझ लेते हैं। ये सारे कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, ये माना जाता है कि ये सारे के सारे ग्लिसरॉल्डिहाइड के डेरिवेटिव्स हैं। अब आप कहेंगे ग्लिसरॉल्डिहाइड क्या? ग्लिसरीन तो मैंने पढ़ाया था आपको। ग्लिसरीन का फॉर्मूला याद है? नहीं याद है? बताओ। देखो ग्लिसरीन का फॉर्मूला क्या था? ये था OH, OH, OH। कार्बन कितने थे? 3 थे ना, है ना? तो यहां पर H आएगा एक? नहीं आएगा, बताओ। यहां पर H कितनी बार आएंगे? 2 बार आएंगे। यहां पर भी H कितनी बार आएंगे? 2 बार आएंगे। यही आएगा ना, है ना? तो अगर मैं इसको इस तरीके से दिखाऊं, CH2OH, सॉरी यहां पर इसको इरेज कर देते हैं, 1 मिनट। ओहो, ठीक है, सही है ना? तो यहां पर अगर आपने इसको पहले कार्बन को लिया CHO, क्या लिया? फिर से जरा देखिए यहां पर CHOH, और बिल्कुल नीचे वाली साइड पे कौन आ गया? CH2। ये लिख रहा है। आप कहेंगे यहां से ये कैसे ले आए? आप इसको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, समझ लो पहला कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ, ये बन गया। इसको नाम दिया, ये ग्लिसरीन है मतलब मैंने बताया, और इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? ग्लिसरॉल्डिहाइड। आप कहेंगे उसमें और इसमें क्या फर्क है? फर्क सिर्फ इतना है कि सेकंड नंबर के कार्बन में कोई फर्क नहीं है, थर्ड नंबर के कार्बन में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ ये एल्डिहाइड में चेंज हो गया। तो ग्लिसरीन से ये क्या था हमारा? ग्लिसरीन। ये क्या हो गया हमारा? ग्लिसरॉल्डिहाइड। याद है ना ग्लिसरीन? मैंने कई बार इसका नाम भी बताया आपको। ये ग्लिसरीन है और ये हो गया हमारा ग्लिसरॉल्डिहाइड। अब आप कहेंगे डी और एल का मीनिंग बता दिए, डी और एल से क्या लेना देना है? देखिए यहां पर ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, बिल्कुल नीचे का कार्बन हो गया, जैसे कहते हैं, क्या कहेंगे? बॉटम कार्बन। बॉटम का हो गया, ये टॉप का हो गया। ठीक है, आप जरा गौर करिए इस पर। मैं ग्रीन से नहीं बनाऊंगा। अरे वाइट कहाँ चला गया? यही था ना? ये वाले हिस्से को जरा ध्यान से देखिए, दिख रहा है? तो नीचे से अगर हम देखें, नीचे के बॉटम के 2 कार्बन में अगर OH राइट पर आ रहा है तो इसके आगे क्या लगेगा? डी लगेगा। क्या लगेगा? डी लगेगा। और अगर ये लेफ्ट पर आ रहा है तो क्या लगेगा? एल लगेगा। तो इसको नाम दिया गया डी प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड। समझ में आ गया? यानी वे कार्बोहाइड्रेट्स जिनके बॉटम के 2 कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन, देखो जरा यहां से, नहीं आया समझ अभी भी? ये इससे मैच करा नीचे का, बॉटम का। आपने बेशक 6 कार्बन के कार्बोहाइड्रेट हो, 5 के हो, 4 के हो, 7 कार्बन का भी आपने कार्बोहाइड्रेट माना है, लेकिन नीचे बॉटम के 2 कार्बन की प्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से हो कि OH इज लाइंग ऑन द राइट हैंड साइड, द D is placed in front of the name. If it one is on the left hand side, this one is on the left hand side, then you will put up L. Clear or not? तो ये D का डेक्स्ट्रो या लीवो से कोई लेना देना नहीं है, ये हमने ग्लिसरॉल्डिहाइड को कॉपी किया है। डी ग्लिसरॉल्डिहाइड का स्ट्रक्चर ये होता है। एल का शायद आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे, एल ग्लिसरॉल्डिहाइड क्या होता होगा। बस क्या करना है? OH को बस क्या करना है? शफल कर देना है। क्लियर? आगे बढ़े। तो ये कहलाएगा हमारा ओपन चेन स्ट्रक्चर।
हो गया। इंटरेस्टिंग पार्ट हमने कई सारे सीखे, लेकिन कोई भी चीज कितनी भी अच्छी क्यों ना बना लो, है ना, हम कर क्या रहे हैं, हम स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर रहे हैं ग्लूकोज का, ग्लूकोज की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, आप ऐसा समझ लो। इन्वेस्टिगेशन समझ में आ गया ना, ग्लूकोज के अंदर क्या क्या होता है, अननोन चीज के बारे में हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और इन्वेस्टिगेट करके हमने बहुत कुछ निकाल के लाए, है ना। एक केमिकल कंपाउंड, उसकी नेचर को हमने ऑब्जर्व किया कि इसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है, कैसा स्ट्रक्चर है, ये है वो है, सब फलाना धमाका निकाला। अब ये स्ट्रक्चर जो है वो उसकी प्रॉपर्टीज के साथ क्या होगा, रिलेट भी करना चाहिए, है ना। तो यहां पर अब आप आ जाते हैं, कोई भी स्ट्रक्चर कितना भी बढ़िया हो, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स पैदा कर देता है, या कुछ ना कुछ उसकी क्या होती है, कमियां रह जाती हैं, और कमियों को क्या कहते हैं, ड्रॉबैक्स। क्या कहते हैं, तो नेक्स्ट हेडिंग ले लेते हैं, ड्रॉबैक्स ऑफ द ओपन चेन स्ट्रक्चर, ड्रॉबैक्स ऑफ द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो पहला जो ड्रॉबैक है क्या है, पहला फर्स्ट ड्रॉबैक क्या है, ये क्या लिखने जा रहे हैं आप, ड्रॉबैक्स ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर। आप जानते हैं ग्लूकोज के पास एल्डिहाइड ग्रुप है, और एल्डिहाइड जितने भी होते हैं वो सब सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट करते हैं। आपको याद होगा जब हमने एल्डिहाइड कीटोन पढ़े थे तब हमने बात की थी यहाँ पे कई सारी रिएक्शन, जैसे HCN के साथ क्या बनता है, साइनोहाइड्रिन, बाइसल्फाइड के साथ क्या बनता है, बाइसल्फाइड कंपाउंड। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ग्लूकोज सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन नहीं करता। एक और रिएजेंट है, जितने भी एल्डिहाइड्स होते हैं वो एक शिफ्ट टेस्ट देते हैं, क्या देते हैं, शिफ्ट टेस्ट। नहीं पता तो मैं आपको अभी और बता भी दूंगा, लेकिन ग्लूकोज भी ये शिफ्ट टेस्ट नहीं देता, जबकि आप कहते हैं कि इसके पास क्या है, एल्डिहाइड है ना। तो ये क्या करेगा, ये नेगेटिव टेस्ट, नेगेटिव क्या देगा, नेगेटिव बाइसल्फाइड टेस्ट। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब क्या हुआ, डू नॉट, क्या लिखेंगे इसको, डू नॉट रिएक्ट्स, डू नॉट रिएक्ट्स किसके साथ, विद सोडियम बाई सल्फाइड, ठीक है, एंड डू नॉट गिव्स शिफ्ट टेस्ट। ठीक है, इस शिफ्ट टेस्ट पे भी हम आगे कहीं ना कहीं डिस्कस करेंगे। अभी मान लिए कोई शिफ्ट रीजन कुछ होता है, इसे कोई भी एल्डिहाइड देता है, इस टेस्ट को इसे बोलते हैं शिफ्ट टेस्ट। ठीक है, क्लियर हो गया, दो चीजें। तो ये तो यहाँ पे दे ही नहीं ना। अगर आप कह रहे हैं अभी तो आपने बड़े, आपने कई सारी रिएक्शन इसके पक्ष में खड़ी कर दी कि ये टॉलेंस टेस्ट देता है, फैलिंग टेस्ट देता है, इससे क्या कंफर्म हो रहा था, ग्लूकोज कंटेन एल्डिहाइड ग्रुप। अब आप कह रहे हैं अगर एल्डिहाइड ग्रुप दे रहा है तो एल्डिहाइड की सारी रिएक्शन को देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, बट ये तो यहाँ पे दो टेस्ट तो इसके फेल हो गए, राइट। तो ये हो गए हमारे नेगेटिव टेस्ट हो गए। एक और है, अगर ग्लूकोज का पेंटा एसिडेट अभी आपने बनाया था, है ना, याद है ना पेंटा एसिडेट कैसे बनाया था, पेंटा एसिडेट कैसे बनाया था बताओ। हम्म, हाँ, आपने एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करी थी जिसमें आपने 5 OH ग्रुप कंफर्म किए थे। तो ग्लूकोज का जो पेंटा एसिड है, अगर उसकी रिएक्शन कराएं तो वो हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन नहीं करता। तो पेंटा एसिड ऑफ ग्लूकोज डू नॉट रिएक्ट, डू नॉट रिएक्ट विद किसके साथ, हाइड्रोक्सिल एमीन। तो एक ये डाउट में डाल देता है कि भाई हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ कौन रिएक्शन करता है, ग्लूकोज तो करता है, लेकिन ग्लूकोज का भी ये कंपाउंड ही तो है एक तरह से, पेंटास्टेट क्या है, ग्लूकोज का ही एक फॉर्म है। तो इसमें एल्डिहाइड को थोड़ा ना डिस्टर्ब किया आपने, एल्डिहाइड को तो डिस्टर्ब नहीं किया आपने, तो OH को डिस्टर्ब किया, OH को रिएक्ट करा के पेंटास्टाइल बना दिया। तो पेंटास्टेट में क्या एल्डिहाइड ग्रुप नहीं होता, बिल्कुल होता है, बोलो, होता है नहीं होता। तो अगर एल्डिहाइड ग्रुप होता है तो उसको टेस्ट करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, NH2H के साथ तो रिएक्शन करना चाहिए था, बट ये यहाँ पर क्या कर रहा है, डू नॉट गिव, ये टेस्ट नहीं दे रहा। तो अभी भी हमारे पास इसका आंसर नहीं है कि ऐसा क्यों है, राइट। तो दो बातें हो गई, और एक तीसरी इंटरेस्टिंग बात कि ग्लूकोज नेचर में 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिलता है। अगर हमने ग्लूकोज को ऑब्जर्व किया
तो अगर आप अलग अलग फ्रूट से ग्लूकोज को अलग अलग निकाल के देखें और सोर्स से निकाल के देखें तो पता चला ग्लूकोज की दो फॉर्म्स मिलती हैं, एक मिलती है अल्फा और मिलती है बीटा। तो दो फॉर्म मिलती हैं, वन फॉर्म अल्फा एंड द अदर इज कॉल्ड बीटा, जिसे हम बाद में कहेंगे अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और बोलेंगे बीटा डी प्लस ग्लूकोज। तो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और अगले लोग क्या बोलेंगे, बीटा डी प्लस ग्लूकोज। ठीक है, ये दो मिलेंगे, राइट। अगर ये दो फॉर्म्स मिलती हैं ग्लूकोज की तो सवाल है कि दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग होगा। आपने तो एक ही स्ट्रक्चर बना के खड़ा कर दिया। तो देयर शुड बी कितने होने चाहिए, टू स्ट्रक्चर्स फॉर द टू डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स। इनकी प्रॉपर्टीज अलग है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में अंतर है, इनकी सॉल्विटी में फर्क है ग्लूकोज की। जब दो फॉर्म्स मिल रही हैं तो दो चीजें हो गई, और जब दो चीजें हो गई अलग अलग तो उनके दो अलग अलग स्ट्रक्चर भी होने चाहिए। बट वी हैव ओनली वन काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर जो था जिसे आप ओपन चेन स्ट्रक्चर कह रहे हैं, ये यहां पर कंट्रोवर्सी में आ गया क्योंकि कई सारी बातें इसमें फंस रही हैं। स्ट्रक्चर वही अच्छा माना जाएगा जो सारी बातों को क्लियर कर दे। आई बात समझे या नहीं आई अभी, है ना। तो अब यहां पर फिर साइंटिस्टों के सामने एक सिरदर्दी पैदा हो गई कि अब इतना तो सब कुछ करा, अब ये इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए, राइट। और कुछ समय के बाद फिर लोगों के दिमाग, साइंटिस्टों के दिमाग में क्या आइडिया आया कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ओपन चेन के साथ साथ क्या होता होगा, साइक्लिक भी होता होगा। क्या होता होगा, तो नेक्स्ट हेडिंग लेते हैं, क्या लेंगे, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। नेक्स्ट स्क्रीन ले लूं, हाँ एसी नहीं चल रहा आपका, नेक्स्ट ले लेते हैं। कॉपी कर लिया था, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो अब जो भी हम स्ट्रक्चर बनाएंगे वो इन प्रॉब्लम्स को दूर करे, तभी तो बात बनेगी, है ना। एक प्रॉब्लम तो ये थी, ग्लूकोज के पास ऐसा लग रहा है शायद एल्डिहाइड ग्रुप है ही नहीं क्योंकि बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन नहीं करता। इसको कैसे समझाएं। अगर आप कहेंगे कि है ही नहीं तो आप कहेंगे टॉलेंस और फेलिंग तो उससे रिएक्शन करते हैं, तो आप कहेंगे है भी। और अगर जैसी CHO बनाएंगे तो आप कहेंगे नहीं भी है क्योंकि सोडियम। इसका मतलब दोनों ही चीजें है भी और नहीं भी, दोनों ही चीजें आपको रखनी है। इसको कैसे समझाया जाए कि ग्लूकोज के पास होता है या नहीं होता। चलिए देखते हैं, अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसमें अब मुश्किल चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। तो CHO एक बार स्ट्रक्चर फिर से बनाते हैं ग्लूकोज का। ये ग्लूकोज है और ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में हम फिर से बाकी रेस्ट ऑफ द कार्बन भी पूरे कर लेते हैं। ये स्ट्रक्चर्स आ गए, नीचे की तरफ क्या आ गया, CH2OH। ये OH आपने ऐसे दिखाया था, राइट। और इस OH को आपने यहां रखा था H, ये था ना, ये था ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जिसे आप बोल रहे थे D प्लस ग्लूकोज। यही तो कह रहे थे ओपन चेन स्ट्रक्चर। अब अगर मैं इसकी नंबरिंग करूं कार्बन की, ये पहला कार्बन है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। देखिए जरा ध्यान से, यहां पर अब हम एक नई चीज करने जा रहे हैं। ये माना जाता है कि फर्स्ट कार्बन और फिफ्थ कार्बन, फर्स्ट कार्बन पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड, और फिफ्थ कार्बन पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, OH, एल्कोहल। कोई रिएक्शन हमने पढ़ी थी जहां एल्डिहाइड एल्कोहल से रिएक्शन करते हैं, कुछ याद आ रहा है। एल्डिहाइड रिएक्ट विद एल्कोहल, ये रिएक्शन हमने एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में पढ़ी भी थी। और इसमें रिएक्शन में क्या था याद है, एसिटल, कीटल, हेमी एसिटल, साइक्लिक कीटल, ये सब आ रहा है, कुछ कुछ आ रहा है। मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूं, छोटा सा पार्ट फिर से डिस्कस कर लेते हैं। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होगा, RCH डबल बॉन्ड O, ये था। और कोई एल्कोहल ले लेते हैं, चलिए मीथेनॉल, इथेनॉल कुछ ले लो जो आपको ठीक लग रहा है। तो यहां पर आप एल्कोहल ले लेते हैं, ये हो गया CH3OH। और आपको याद है ये रिएक्शन रिवर्सिबल भी थी, कैसे दिखाते थे, यहां से H गया, यानी ये वाला H गया, और ये H कहां चला गया, O के पास। O के पास क्यों चला गया, और इसके पास क्या है, और इसके पास क्या है, और इसके पास क्या है, और ये वाला कहां जाएगा, आप समझ गए ना। तो यहां पर क्या बनेगा, CH3, इधर क्या आएगा C, ऊपर क्या आएगा H, नीचे क्या आएगा OH, और इस वाली साइड पे कौन आएगा
ओ मतलब ये वाली साइड पे कौन आएगा, OCH3। नहीं आई बात समझ में, आ गया समझ में। इस कंपाउंड को आपको याद है क्या नाम दिया था आपने, टाइटल क्या दिया था, हेमी एसिटल। अब मैंने ये पूरा एक तरह से रिकैप करा दिया, आपका रिवाइज्ड हो गया, हो गया। तो एल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स आपस में रिएक्शन कर सकते हैं और करके क्या बनाते हैं, हेमी एसिटल रिंग बनाते हैं। अब जरा ध्यान रखिए, हम इसी नॉलेज को यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। यहाँ पर मैं एक एरो इस तरह से लगा लेता हूँ, यहाँ पर मैं इस तरह से लगा लेता हूँ, क्योंकि इसी से हमारा फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बनेगा, इसी से हमारा गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, फोकस रहिएगा, ध्यान समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो फर्स्ट जो है क्या, फंक्शनल ग्रुप CHO है, ये वाला कैसा है, OH है। बिल्कुल इसी को कॉपी करते चलिए, यहां से H चला, ठीक है, फिफ्थ नंबर से। अभी आप कहोगे फोर्थ नंबर से क्यों, वो बात के क्वेश्चन है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। तो पहले ये H चला यहाँ पर, और H कहाँ जाएगा, O के पास, यानी यहाँ पर फिर से देखिए C बनाया मैंने, ठीक है। यहाँ पे पहले से क्या मौजूद है, H है, O मौजूद है, O को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, OH में, ठीक है। ये वाला H जा चुका है, अब बचा कौन, O बचा खाली, राइट। अब आप देखिए बाकी कार्बन को फिर से बना लेता हूं मैं, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और ये बिल्कुल नीचे आ गया CH2OH, ठीक है, दिख रहा है। कार्बन नंबर कौन से हमारे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। कलर चेंज कर सकता हूँ इसमें, चलो पिंक ले लिया मैंने, दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है, ये ऐसे समझ लीजिए। पांचवें नंबर से जोड़ा है अपने इसको, ठीक है। कैसे, फिर वापस उसी को वापस ले आओ जो चल रहा था हमारा, H, यहाँ पे क्या था H, यहाँ पे क्या था H, एक मिनट पहले बना लूँ फिर इस पर बात करते हैं। यहाँ पर OH, यहाँ H, यहाँ पे OH, ठीक है ना, अंदर के स्ट्रक्चर तो ठीक है, ऐसे ही बनाए। अब आप देखिए पहले और पांचवें के बीच में क्या बन गया, ये बन गई एक ऑक्साइड रिंग, क्या बन गई है, ऑक्साइड रिंग बन गई, ठीक है। फिर से दोबारा रिपीट कर लेंगे, नहीं तो ये यहां से जो बॉन्ड बना है कार्बन का, पहला और पांचवा, ये कार्बन नंबर समझ लो, मैं इसे 1 कह रहा हूं यहां पर कहने के लिए, आपको समझाने के लिए, ये पहला, और इसके साथ ये O के साथ बॉन्ड जो जुड़ा है, ये पहला कार्बन है, और इसके साथ जो बॉन्ड जुड़ा है ये वाला, ऐसे ही तो जुड़ा है। ये कार्बन पहला, और कार्बन किसके साथ जुड़ा है, यहां पे क्या गया था, H तो जा चुका, O बचा, O गया, लेकिन O को आपने यहां ना रख के क्या रखा है, यहां पे रखा है, यानी ये एक तरह से क्या हो गई, एक लंबा सा बॉन्ड बन गया, एक बन गई रिंग बन गई, साइक्लिक नहीं बन गई, नहीं देखा आपको, साइकिल सी बन गई ना, ऑक्साइड रिंग, कैसी बन गई, ऑक्साइड रिंग, बाकी कार्बन जस के था से। अब इसमें OH कहां पर है, पोजीशन क्या है OH की, पहले वाले कार्बन की राइट हैंड साइड पर। अगर मैं इस पहले वाले कार्बन को मैं फिर से बनाना चाह रहा हूं, और अब की बार मैं OH को यहां रखूंगा, कहां रखूंगा, लेफ्ट हैंड साइड पर, H वैसे ही रखेंगे, ठीक है। और बाकी कार्बन को नंबर 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5th कार्बन, और ये कार्बन कौन सा हो गया हमारा, 6th कार्बन, ठीक है, दिख रहा है। और इसको फिर वही काम करते हैं, फिर से इसी को जो है चेंज कर लेते हैं। तो ये हमारा आ गया एनोमेरिक कार्बन, ये ऑक्सीजन आ गई, इसको इससे जोड़ दिया, आया समझ में नहीं आया, ये H हो गया, ये H, OH आ गया, यहां पर OH आ गया, यहां पर H आ गया, फिर यहां पर। अब आप कहेंगे इसमें और इसमें क्या फर्क नजर आ रहा है, सिर्फ इतना फर्क नजर आ रहा है कि वहां OH फर्स्ट वाला राइट पर, और फर्स्ट वाला, जब OH हमारा राइट पर होगा, ठीक है, तो इसको क्या कहा गया, अल्फा, फिर D प्लस ग्लूकोज, ठीक है। और इसको तो समझ गए आप क्या बोलने आ रहे हैं, इसको क्या बोला गया, बीटा D प्लस ग्लूकोज, नहीं आया समझ में, अल्फा D बीटा ग्लूकोज, समझ में ये कहानी कहां से स्टार्ट हो गई, कैसे बन गई। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर हुआ, ये भी हमारा साइक्लिक हुआ, ये भी हमारा क्या हुआ, ओपन चेन हुआ बीच वाला। माना ये गया कि ग्लूकोज के तीनों स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं, और तीनों के तीनों इक्विलिब्रियम में एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, बस किसी समय पर किसी की परसेंटेज ज्यादा होती है, किसी समय पर किसी की परसेंटेज
ज्यादा होती है। इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम तो जैसे वो ये स्विंग की तरह चलता है, झूले की तरह चलता है, कोई चीज कभी इधर ज्यादा हो गई कभी ज्यादा उधर हो गई, कंडीशन पर डिपेंड करता है। तो ये दो स्ट्रक्चर आ गए ग्लूकोज के निकलकर, जिनको कहा गया साइक्लिक स्ट्रक्चर। क्या कहा गया? ठीक है। और ये दोनों फॉर्म्स जो है क्या कहलाएंगी? हेमी एस्टल फॉर्म है। क्या कहलाएंगी ये? अगर मैं कहूं ये, इनके मैं नाम देता हूं यहां पर, सपोज आप टाइटल में आप इसको क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चर 1, स्ट्रक्चर 2, इसे क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चर नंबर 3, राइट? तो 1 एंड 3 इनको क्या कहा गया? ये क्या है? आर हेमी एसिटल फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज। हेमी एसिटल फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज, इनको कहा गया हेमी एसिटल फॉर्म्स। किसको? 1 को और 3 को, और 2 को क्या कहा गया? ओपन चेन स्ट्रक्चर। ठीक है। अब इसमें एक और नया, ये इतना समझ में आ गया तो आगे बोलूं, तो आपको ये बहुत दिक्कत होगी आगे का जो मैं बोल रहा हूं। एक आता है वर्ड, आता है एनोमेरिक कार्बन। क्या आता है? और एक वर्ड आता है एनोमर्स। क्या होते हैं? क्या आता है? राइट? हाँ हाँ, ये चीजें बहुत पूछी जाती, पूछा क्या जाएगा आपसे? एनोमर्स क्या होता है? अरे भाई ये तो नीचे लिखता हूं, ये आएगा एनोमर्स क्या होते हैं। एनोमर्स क्या होते हैं? ठीक है। इतना समझ में आ गया? नहीं आया? बताओ आगे कुछ पूछना, देयर इज सम काइंड ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड, कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग करना चाहे? ठीक है, मैं कर देता हूँ क्रॉस क्वेश्चनिंग अपनी तरफ से, अपने पार्ट की, है ना? आप नहीं पूछना चाह रहे। आप कहोगे कि पहले और पांचवें के बीच में क्यों बना? पहले और चौथे या तीसरे या दूसरे के बीच में क्यों नहीं बना? इतना लंबा बॉन्ड बनाने की क्या जरूरत थी? आप ऐसा समझ लो, जब ये रिंग बनाएंगे तो रिंग में टोटल एटम्स कितने होंगे? रिंग बताइए क्या बनेगी? पेंटागन बनेगी, हेक्सागन बनेगी, टेट्रागन बनेगी? बताइए, रिंग कितने एटम से सजी होगी? जैसे एटम बनाएंगे ना, रिंग बनाते हैं, रिंग होगी हमारी हेक्सागन। क्या होगी? गिनी एटम 6 एटम है नहीं? ऑक्सीजन को क्यों छोड़ रहे हो? ऑक्सीजन भी तो एक कोने पे आके बैठेगी, नहीं बैठेगी? आप देखो, गिनो कितने एटम है? 1 2 3 4 5, और छठा एटम कौन होगा? ऑक्सीजन। अभी हम लेंगे इसकी शेप और बनाने वाले हैं, इंटरेस्टिंग सी शेप बनाने वाले हैं। हाँ बनाएंगे, पायरनोज रिंग। क्या बनाएंगे? जिसे बोलते हैं हावर्थ स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? अभी आएंगे उस पर। लेकिन ये रिंग कैसी बनने वाली है? 6 एटम्स की, और इसको क्या बोलेंगे? हेक्सागन रिंग। क्या बोलेंगे? और आप जानते हैं जब भी हम साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हेक्सागन रिंग इज सपोज टू बी द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। पेंटागन, टेट्रागन और द ट्राइगोनल रिंग्स आर कंसिडर्ड टू बी द लीस्ट स्टेबल रिंग्स। ठीक है। तो हेक्सागन का बनाने के पीछे एक लॉजिक ये था। अच्छा, दूसरी बात, आप कहेंगे इससे जो प्रॉब्लम्स थी वो सॉर्ट आउट हो गई क्या? क्या प्रॉब्लम्स थी? आप कह रहे थे कि इसमें सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन नहीं करता, जबकि बावजूद इसके कि आपने पहले कंफर्म किया है कि ग्लूकोज कंटेन एन एल्डिहाइड ग्रुप। तो कैसे समझाओगे आप इसको? तो आप कहोगे ग्लूकोज के स्ट्रक्चर क्या होता है? ये तो होता ही नहीं है, ये होता है 1 एंड 3। और कहां है इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप? है ही नहीं। अच्छा, जैसे ही टॉलेंस की बात आएगी तो आप कहोगे कहां होता है 1 एंड 3? होता तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ही है। नहीं आई बात समझ में? मतलब आप एक बार बताइए, टॉलेंस बनाते समय आपने अगर प्रैक्टिकल किया हो, किया लैब में टॉलेंस बनाया कभी? सिल्वर मिरर कभी नहीं बनाया। स्टीम बाथ वाला इस्तेमाल किया है? स्टीम बाथ, स्टीम बाथ समझते हैं क्या है? टेस्ट ट्यूब लेंगे और बीकर में पानी गर्म करते हैं, और गर्म पानी यानी को थोड़ा सा गर्म पानी के अंदर ही टेस्ट ट्यूब को पास कर देते हैं। उसकी गर्मी क्या किसको मिलती है? टेस्ट ट्यूब को। इसी को हम बोलते हैं स्टीम बाथ। उसी की भाप से वो बनता है, सिल्वर मिरर बनता है। ठीक है। तो जब आप इसे गर्म करेंगे तो आप ये कहते हैं ग्लूकोज की जो ऑक्साइड रिंग है टूट जाएगी, और ग्लूकोज अपने आप को फिर से जैसे अगर ये रिंग को मैं तोड़ दूं, ऑक्साइड रिंग को, तो ये ऑक्सीजन उठ के कहां जाएगा? ऑक्सीजन उठ के इस कार्बन पे वापस आ जाएगा। नहीं आई बात समझ में? तो ये अपनी पूर्व स्थिति में आ जाएगा, यानी कि पुराना स्ट्रक्चर वापस आ जाएगा, जिसमें क्या मौजूद है? एल्डिहाइड। ऐसे ही फेलिंग में भी ये करते हैं, वार्म अप करना पड़ता है।
फेलिंग में भी ऐसा है। तो फेलिंग या टॉलेंस में जब आप कहोगे ये टेस्ट कैसे कर रहा है, यहाँ तो इसमें तो कुछ नहीं, तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पर जब हम इसे वार्म अप करते हैं, हीट अप करते हैं, तो ऑक्साइड रिंग टूट जाती है, और ऑक्साइड रिंग टूट के अपने आप को क्या आती है, एल्डिहाइड ग्रुप बना लेती है, और तब ये एल्डिहाइड का टेस्ट दे देता है। नहीं, अभी भी बात समझ नहीं है। तो आपने यहां पर दोनों सिचुएशन रखी है कि है भी नहीं भी है, जैसा चाहो वैसा कहना शुरू कर दो। क्लियर? अच्छा, अब आप कहेंगे एनोमेरिक कार्बन क्या होता है, या एनोमर्स क्या होता है, ये बहुत पूछा गया, कॉम्पिटिशन में भी पूछा गया, व्हाट आर एनोमर्स, ये एनोमर्स क्या होता है। आइसोमर्स क्या होता है ये तो हम सब जानते हैं, आपने पढ़े होंगे ये वर्ड्स, आइसोमर्स सुना होगा, लेकिन ये वर्ड क्या, एनोमर्स क्या होता है, तो एक बार लिख लेते हैं। देखिए, द टू हेमिएस्टल, the two cyclic hemiastrals, the two cyclic hemiastrals, ये cyclic है, the two cyclic hemiastral forms of the glucose differs only in the configuration of the hydroxyl group. Differs only in the configuration of the hydroxyl group at C1, at C1 का मतलब समझना क्या, कार्बन नंबर 1, at C1 ब्रैकेट में लिखिएगा, C1 का मतलब क्या हो गया, एल्डिहाइड ग्रुप कार्बन, एल्डिहाइड ग्रुप कार्बन बिफोर साइक्लाइजेशन, ब्रैकेट में लिखिए एल्डिहाइड ग्रुप कार्बन बिफोर साइक्लाइजेशन, ब्रैकेट क्लोज करिए, एल्डिहाइड ग्रुप कार्बन बिफोर साइक्लाइजेशन, इतना ब्रैकेट में रखेंगे, ठीक है। such isomers that is alpha and beta forms are called anomers. Such forms that is alpha and beta forms are called anomers, and the carbon number 1 is called anomeric carbon. Carbon number 1 is called क्या कहलाएगा, anomeric carbon. Carbon number 1 is called anomeric carbon. आया कुछ समझ में या नहीं आया, ऊपर से निकल गया। कार्बन नंबर 1 इज कॉल्ड एनोमेरिक कार्बन। फिर से देखिए कौन सा एनोमेरिक कार्बन बोला है, आप जरा इस कार्बन पे ध्यान दीजिए, ये वाला कार्बन जो दिख रहा है येलो कलर से आप दिखाना चाहिए, ये वाला कार्बन दिख रहा है, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, या यूं कहें ये वाला कार्बन, आप कोई से ले लो, ठीक है। द टू साइक्लिक हेमिस्ट्रल फॉर्म्स ऑफ द ग्लूकोज, ठीक है, डिफर्स विद रेस्पेक्ट टू द कॉन्फिगरेशन ऑफ द कार्बन नंबर 1 ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहां पर आ रहा है, राइट पे, तो आप इसे बोल देते हैं अल्फा, लेफ्ट पे, बस इसी कार्बन को, जिससे कि आप पहले क्या कर रहे थे, इसकी जो पेरेंट पोजीशन क्या थी, पेरेंट पोजीशन क्या थी, एल्डिहाइड थी, बाद में तो इसने अपने आप को शक्ल सूरत इसकी बदल गई और क्या बन गया, ये हेमिएस्ट्रल फॉर्म में आ गया। तो एल्डिहाइड कार्बन को ही हम क्या बोल रहे हैं, एनोमेरिक कार्बन, और एनोमर्स किसे बोल रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के रिश्ते में क्या लगे, एक दूसरे के अल्फा एंड बीटा क्या लगे, एनोमर्स, क्या कहलाएंगे, एनोमर्स, और ये कार्बन कहलाएगा एनोमेरिक कार्बन, ऐसे आएगा। क्लियर और नॉट? तो यहां तक के तो हमारी सारी क्वेरीज पूरी हो गई, ठीक है। साइक्लिक स्ट्रक्चर हमने बना भी लिया। अब इसी साइक्लिक स्ट्रक्चर को एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंपाउंड है जिसका नाम है पायरीन, क्या नाम है, इसकी कॉपी करके बनाया गया, इसको एक थोड़ी सी शक्ल सूरत इसकी बदल दी गई, बेंजीन जैसी शेप दे दी गई, और तब हमने उस स्ट्रक्चर को नाम दिया पायरेनोज स्ट्रक्चर। क्या बोला गया? हालांकि ये करने वाले कौन थे, एक साइंटिस्ट जिनके दिमाग में ये सब चल रहा था, उनका नाम था हावर्थ। क्या नाम था? तो उसको दूसरा नाम भी दिया गया हावर्थ स्ट्रक्चर। क्या नाम दिया गया? हावर्थ वॉज अ डिस्कवरर, तो नाम दिया गया हावर्थ स्ट्रक्चर, और पायरीन रिंग से इसकी मैचिंग बैठती है तो इसे बोला गया पायरेनोज स्ट्रक्चर। आपको मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूं पायरीन रिंग क्या होती है। पायरीन रिंग का मतलब आप ऐसे समझ लो, ये रिंग बना लो ऐसे, ठीक है, यहां पे बॉन्ड्स लगा लिए कुछ भी, और यहां पर लगा लेते हैं ऑक्सीजन लगा ली, ठीक है। इस रिंग को जरा ध्यान से देखिए, कितने एटम्स हैं रिंग पे? 6, और कार्बन के एटम्स कितने नजर आ रहे हैं? 5, और बीच में कौन बैठा है? इस रिंग में भी कितने एटम नजर आ रहे हैं? 6, 5 एटम कितने नजर आ रहे हैं? ये कार्बन नहीं है? 1 2 3 4 5, 5, और एक कौन बैठा है?
1 2 3 4 5, 5 और एक ऑक्सीजन। तो ये रिंग कहलाई पायरीन रिंग। क्या कहलाई? राइट। और इस कंपाउंड के साथ इसकी एनालॉजी बना ली गई। एनालॉजी समझ में आ गया? कुछ कुछ मैचिंग बिठा दी गई। इसकी शक्ल सूरत हमने ऐसा नहीं किया बिल्कुल इसको कॉपी कर लिया, डबल बॉन्ड नहीं लगाया, डबल बॉन्ड तो है ही नहीं इसके अंदर, लेकिन यहां पर हमने इसका हेक्सागन स्ट्रक्चर लिया। हमने कहा इसको हेक्सागन स्ट्रक्चर इसको देंगे। ये दिखने में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, बढ़िया नहीं लग रहा, स्मार्ट नहीं लग रहा है ना। तो इसको स्मार्ट बनाने के लिए हमने क्या किया, पायरीन रिंग को कॉपी किया और स्ट्रक्चर बन गए पायनोज स्ट्रक्चर। एग्जाम में कैसे आएगा? ड्रॉ द पायनोज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। राइट। फ्रक्टोज के अंदर, फ्रक्टोज में जब कॉपी की गई तो वो पायरीन से मिलता जुलता नहीं था, बाद में हम सीखेंगे। वो मिलता जुलता था फ्यूरीन रिंग से। किससे था? मैंने पढ़ाया भी है फ्यूरीन आपको। और तब हमने उसका नाम दिया फ्यूरिनोज स्ट्रक्चर। क्या नाम दिया? फ्यूरिनोज स्ट्रक्चर। तो फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर्स फ्यूरिनोज होते हैं और ग्लूकोज के स्ट्रक्चर्स पाइनोज होते हैं। तो एग्जाम में आ जाएगा ड्रॉ द फ्यूरिनोज स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज एंड पाइनोज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, या फिर हावर्थ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट स्क्रीन पे आ जाते हैं। आई होप इतना बिल्कुल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट आ जाएगा हमारा PYRA, पाइनोज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। और पाइनोज वर्ड को हटा के आप क्या लिख सकते हैं? हावर्थ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, आप इसे कैसे भी ले लिए। अब हमने इस स्ट्रक्चर को कैसे बनाना है देख लो इसको। पहले ध्यान से समझ लिए कैसे कॉपी कर रहे हैं, क्योंकि ये बार बार आने वाला है। आगे का काम बहुत सरल हो जाएगा अगर आपके ये स्ट्रक्चर दिमाग में बैठ गए। रटने पड़ेंगे आपको कैसे भी, क्योंकि ये जेई तक में क्वेश्चन आते हैं। पहले ये चैप्टर बिल्कुल जेई से अछूता था, जेई वाले नहीं डाल रहे, अरे छोड़ो, बायोमोलिक्यूल के क्वेश्चन जेई में आएंगे। और जब ये बन गया एक कि भाई ठीक है, तो टीचर्स ने भी पढ़ाना बंद कर दिया इस चैप्टर को, बच्चों ने भी इसको बिल्कुल वो कर दिया। ठीक है, और हुआ क्या, उन्होंने जब देख लिया कि आपका माइंड रीड कर लिया कि यहाँ से ये पढ़ के नहीं आएंगे, तभी उन्होंने क्वेश्चन इसी के डालने शुरू कर दी। अब बच्चे के चेहरे का रंग उड़ गया, वहां पर बायोमोलिक्यूल पे क्वेश्चन ऐसे उल्टे सीधे बना के डाल दी। पायरीन रिंग आपको लग रही है अभी सरल सी लग रही है, और एग्जाम में देखो उल्टी सीधी ऐसी रिंग बनाई है, ऐसी रिंग आप देख के होश उड़ जाएंगे, ये रिंग ऐसी बनेगी। आप करना, क्वेश्चन में दिखाऊंगा बाद में आपको। पहले देखते हैं, एक बार ट्राई करते हैं। यहां पर हमारे पास क्या आएगा? ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन एटम वही पायरीन रिंग वाला ऑक्सीजन है, और ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन 3, 4 रिंग। आप कहेंगे 6 कार्बन कहाँ आएंगे? यहाँ तो 5 ही आएंगे। बिल्कुल 6 आएंगे, बिल्कुल देखेंगे कैसे आएंगे। 1 2 3 4 5 6। पहले तो हम 5 को बिठा लेते हैं, छठे का देख लेंगे कहाँ एडजस्टमेंट बनेगा। ये ऑक्सीजन हो गई, और इस कार्बन को हमेशा क्या बोलेंगे? 1 2 3 4 5। ठीक है, और छठा कार्बन रिंग से बाहर है तो उसको रखेंगे ऊपर। हो गया पूरा? नहीं हो गया? बताइए। हो गया। छठे को भी हमने स्थान दिया, ऐसा नहीं घर से बाहर नहीं निकाला है, रिंग के साथ ही बाहर लटका हुआ है, घर से बाहर लटका हुआ है, घर से बाहर नहीं फेंका है, मतलब। ठीक है, और ये कार्बन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, और ऊपर क्या आ गया? सॉरी, ठीक है। अच्छा, ये हो गया पहला कार्बन। कौन सा कार्बन है? एनोमेरिक कार्बन। राइट। अब याद रखिए आप बनाएंगे कैसे। एक को तो डेफिनेटली मैं अल्फा रखने जा रहा हूं और एक को मैं बीटा रखने जा रहा हूं। देखिए नाम क्या रखेंगे इसका, पहले तो नाम ही तय कर ले। अल्फा, ठीक है, डी, आगे प्लस, यहां तक ठीक है। ग्लूको पाइनोज स्ट्रक्चर। देखिए ये नाम कुछ समझ में आ रहा है? क्या क्या लिखा है आपने? अल्फा क्लियर हो गया, अल्फा क्यों बोला? अल्फा हम बाद में देख लेंगे अल्फा है या नहीं। डी क्लियर हो गया, प्लस क्लियर हो गया, ग्लूकोपाइनोज क्लियर हो गया, क्योंकि रिंग क्या है? पायरीन को कॉपी कर रहे हैं आप, तो ग्लूकोपाइनोज। और अगला तो आप समझ गए होंगे, फिर आप अल्फा की जगह क्या लिखने जा रहे हो, बस बाकी कुछ चेंज नहीं करोगे। बीटा डी प्लस ग्लूको पायरिनोज। ठीक है,
ये हो गया हमारा, ये दूसरा स्ट्रक्चर हो गया। अब बनाएंगे कैसे, आप इसको समझ लो। एक स्ट्रक्चर फिर से हम जरा ध्यान कर लेते हैं। ये था ना CHO, चाहे ओपन चेन बना लो आप, ये थे ना, नीचे की तरफ क्या था OH, इधर क्या था OH, राइट हैंड साइड पर था, राइट हैंड साइड पे था। फिर ये था, ये था, ये था, ये था, ठीक है, यही था, इतना तो याद हो गया होगा। और पहला कार्बन हमने इसे माना था, पहला कार्बन हमने इसे माना था, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठवां। और पहले से हमने क्या बनाया था इसका, एनोमेरिक कार्बन, क्या बनाया था, ठीक है। अब जरा फोकस करिए मेरी बात पर। पहले कार्बन को ही आपने क्या बोला था, एनोमेरिक कार्बन। क्या बनाया था, जो चीजें राइट पे दिखाई देंगे वो रिंग के नीचे लटका देना। नहीं समझे, जो चीजें इधर क्या दिख रही हैं राइट पर, वो रिंग के नीचे, और जो लेफ्ट पर होंगी, ठीक है। तो चलिए शुरू कर दें, अल्फा से शुरू कर दें। तो अगर ये CHO होगा तो पहले कार्बन का क्या हाल होगा, कुछ ये होगा ना, ये होगा ना, ये पहला कार्बन होगा। तो OH इज ऑन द राइट साइड, सो आई विल कीप दिस OH बिलो द रिंग। तो डेफिनेटली H शुड बी अबव द रिंग। H तो लगा ही लोगे, इसमें क्या बचा कुछ H आएगा। सेकेंड नंबर, अगेन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है, और सिक्स्थ वो हमारा ऊपर चला गया, ठीक है। इस तरीके से पोजीशन बनेगी। एक, दो, तीन, चार, पांच, और ये हो गया छठवां। एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है। पांचवें नंबर में आप कहोगे OH कहाँ है, वहां तो O ही था ना, यहाँ पे क्या था, ये क्या किससे जुड़ा, ये जुड़ा, कर देते हैं, चेंज कर देते हैं इसे। ये पांचवा नंबर का कार्बन था, ठीक है। और यहाँ क्या था H। वैसे भी ये क्या है, H कहाँ है, लेफ्ट पर, और लेफ्ट वाला क्या आएगा, तो आप समझ गए कहाँ मिस्टेक कहाँ हुई है। बस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लगाना है, हो गया। अब तो बात साफ हो गई, क्लियर हो गई। और आप कहेंगे इधर लगाना है, अब मुझे बताओ क्या चेंज करना है, कुछ चेंज नहीं करना सिवाय, यस, ओनली द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट कार्बन विच इज कॉल्ड एज एनोमेरिक कार्बन। रेस्ट ऑफ द पोजीशन आर द सेम, कॉपी पेस्ट करना है और कुछ नहीं करना। अब यहाँ पर आप OH लगाएंगे, H लगाएंगे, और फिर अगेन H लगाएंगे, OH लगाएंगे, अगेन OH लगाएंगे, H लगाएंगे, और यहाँ पर so we will have the two kind of structures of glucose which resembles with the pyridine ring, and hence the structures are called pionose structure, alpha D, beta D। सोच लो ये समझ में आ गया या नहीं आया, बात साफ हो गई, ठीक है, क्लियर हो गया, यहां तक समझ में आ गया पक्का। अब अगर हमने ग्लूकोज के स्ट्रक्चर बना लिए, किसके स्ट्रक्चर बनाए थे, किसके स्ट्रक्चर बनाए थे, पायनोज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। क्या बनाए थे, पायनोज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। और अब हमें क्या बनाना है, एक और छोटा सा काम करें, जब इतनी मेहनत करिए, जरा सी नॉलेज और बढ़ानी है, और हम अभी हाथ के हाथ पूरा स्ट्रक्चर जान जाएंगे किसका, गैलेक्टोज का। किसका जान जाएंगे, गैलेक्टोज का। इतना दिमाग में आ गया तो मैं आगे बोलना चाहूंगा। आ गया। आप बस गैलेक्टोज में क्या करने जा रहे हैं, देखिए, चल पर्पल ले लेते हैं, ठीक है। गैलेक्टोज में सेम डिटो ये स्ट्रक्चर कॉपी करना है, ठीक है। अल्फा और बीटा तो वैसे ही बनेंगे, गैलेक्टोज के भी दो स्ट्रक्चर बनेंगे, नाम बोलिए, अल्फा डी प्लस गैलेक्टोपाइनोज। हो गया, नामांकन पहले कर दिया, उसमें वही सेम होगा, OH सेम होगा, OH सेम होगा, पहला सेम, दूसरा सेम, तीसरा सेम, पांचवा सेम, ये सेम। फर्क क्या आएगा, नहीं आया समझ, बस इसके कान अमेट दो, कान अमेटना समझ में आ गया, कान अमेटते हैं तो OH ऊपर नहीं आएगा, तो वो हो जाएगा हमारा गैलेक्टोज। यानी गैलेक्टोज की पोजीशन कहां चेंज होने वाली है, चौथे नंबर पर। याद रखिए ये चौथे नंबर का कार्बन है, जिसको आपने OH यहां रखा था, ये था ना, ये चौथे नंबर का कार्बन।
ये यहां पर हमारा क्या था, CH2OH। तो सिर्फ इतने पे फोकस करना है, बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर एग्जैक्टली द सेम, कुछ फर्क नहीं है। ठीक है, अगर ग्लूकोज याद हो गया तो गैलेक्टोज ना याद हो, ऐसा होना नहीं चाहिए। अगली स्क्रीन पे बना लेंगे एक बार, जैसे और साफ हो जाए बात। आगे बताऊं, यहां तक क्लियर हो गया? ऐसा तो नहीं ऊपर से जा रहा है? कॉपी कर देंगे इसको। सो अब हम नेक्स्ट ले सकते हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए, पायरनोज स्ट्रक्चर ऑफ गैलेक्टोज, गैलेक्टोज, गैलेक्टोज। तो गैलेक्टोज का अगर ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाए तो क्या था हमारा, CHO था, और यहां पर आपने बाकी चेंज किया किया था, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6। तो वहां पर आप ग्लूकोज के लिए क्या कहते थे, OH को यहां रख रहे थे, यहां H रख रहे थे, बस यहां फर्क आएगा, यहां पर OH ये इधर जाएगा, H इधर जाएगा, यानी कि यहां पर ये चेंज हम करने जा रहे हैं। बाकी हमारा क्या था, यहाँ पे 2 OH इधर रखते थे, और इधर इधर वाले को OH को इधर ही रखते थे, ये H, और इधर वाले को इधर रखते थे। आपको याद होगा ये स्ट्रक्चर हमने बनाया है किसका, गैलेक्टोज का, और ये डिफर किससे करा है, ग्लूकोज से, विद रेस्पेक्ट टू द कौन सी पोजीशन, 4th वाला कार्बन। ये कार्बन नंबर 1 में कुछ नहीं चेंज नहीं है, तीसरे में भी कुछ चेंज नहीं है, 5वें में, 3rd में भी चेंज नहीं, द ओनली डिफरेंस इज विद रेस्पेक्ट टू द 4th कार्बन। ठीक है, अब अगर आप कहेंगे इसके 2 स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, यहां पर कैसे बनेंगे, बिल्कुल ऐसी बना लीजिए जैसे आपने बनाए, बिल्कुल पायरीन रिंग बनाएंगे वैसी, यानी हेक्सागन रिंग बना लीजिए, फिर से ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या रखेंगे, ऑक्सीजन, यहाँ पे भी ऑक्सीजन, बाकी पोजीशन में आप देख रहे होंगे क्या चेंज करने जा रहे हैं। तो जो चेंज करने जा रहे हैं वो हम पहले बना लेते हैं, ऐसा करते हैं ना, जिससे आपको फर्क पता चले चेंज हमने करा क्या। और कोई कलर है ही नहीं है, मल्टी कलर देखते हैं, मल्टी कलर में कुछ आएगा क्या, OH कुछ नहीं आएगा, वही आएगा, ये करना है हमें। ठीक है, और ये कार्बन नंबर कौन सा है, 4th, ये कार्बन नंबर कौन सा है, 4th, यही तो है। और बाकी पे क्या करना है, आपने कहा अल्फा बनाना है, तो मैं OH को कहाँ रखूं, नीचे रखिए, ये कार्बन नंबर 1 हो गया, और यहां पर OH को क्या रखेंगे, ऊपर, राइट। यहां क्या आएगा, H तो हमें पहले ही पता है ये, और ऊपर की साइड में कौन आएगा, CH2OH, ऐसे लिख लीजिए, और यहाँ पे क्या आएगा, CH2OH, ऐसे लिख लीजिए। ये कार्बन नंबर कौन सा हो गया, 5, ये कार्बन नंबर 6 हो गया, ये कार्बन नंबर 5 हो गया, ये कार्बन नंबर 6 हो गया, 4 ऑलरेडी हो गया, फर्स्ट हमारा हो ही चुका ये कार्बन, राइट। ये हाँ, अब यहाँ पर OH क्या आएगा, ये नीचे आएगा, और ये OH ऊपर आएगा, H और H को यहाँ जोड़ लो, अगेन यहाँ से OH और OH क्रॉस की फॉर्म में बैठे हुए, H और H ऐसे बैठे हुए। नाम आप समझ गए होंगे, इसका नाम क्या देने वाले हैं, बोलो इसका नाम, अल्फा डी प्लस, अब आ गया समझ में, गैलेक्टोपायरनोज, है ना। और सेम यहीं पर आएगा, बस इतना अल्फा की जगह क्या आएगा, बीटा आएगा, आगे तो आप कर ही लोगे, बीटा डी, प्लस लगाना है, माइनस बिल्कुल नहीं लगाना, दोनों के दोनों टेक्स्टो रोटेटरी होते हैं। फ्रक्टोज में माइनस लगेगा, ये याद रखिए, फ्रक्टोज कैसी होती है, लीवो रोटेटरी होती है। तो ये हमने गैलेक्टोज के हावर्थ स्ट्रक्चर, इनको दूसरा नाम क्या देते हैं, हावर्थ। तो हावर्थ के नाम से आए तब भी आपको यही ड्रॉ करना है, पायनोज आ जाए तब भी यही ड्रॉ करना है, फिशर आ जाए तो आपको ये वाला ड्रॉ करना है। फिशर ऐसा क्रॉस क्रॉस वाले स्ट्रक्चर में आता है, फिशर स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं। यहां तक क्लियर हो गया।
तो दो मोनोसैकेराइड तो हमने अच्छे से जान लिए, वन इज इन ग्लूकोज, अदर इज इन गैलेक्टोज, ठीक है। और जब हम डाइसैकेराइड बनाएंगे, अब जरा सोचो, जब डाइसैकेराइड बनाएंगे तो दो मोनोसैकेराइड जोड़ेंगे नहीं जोड़ेंगे, है ना इंटरेस्टिंग सी बात। हाँ, यहां पर क्या आएगा, जब दो डिब्बे जोड़ेंगे, ऐसा समझ लो जैसे ट्रेन के दो डिब्बे जोड़ रहे हैं, तो जब ट्रेन के दो डिब्बे जोड़ रहे हैं तो उनके बीच में क्या आएगा, लिंक आएगा, और उस लिंक को बोलेंगे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अभी हम थोड़ी देर में जानेंगे, थोड़ा सा और जान लेते हैं फ्रक्टोज को। किसको जान लेते हैं, फ्रक्टोज को। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्क्रीन लूं। एनी डाउट इज देयर, कुछ भी लग रहा हो आपको दोबारा पूछना चाहें पूछिए। एक फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर और बना लेते हैं, ठीक है, आगे बढ़े। फ्रक्टोज, तो थर्ड जो कार्बोहाइड्रेट है हमारे पास वो है हमारा फ्रक्टोज। फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि ये कीटोन है, क्या है ये, और ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में कैसे हैं, फंक्शनल आइसोमर। क्या कहलाएंगे, क्योंकि वन कंटेन एल्डिहाइड, अदर कंटेन कीटोनिक ग्रुप, राइट। तो फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर क्या है, शायद आपको पता होगा, CH2H है पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पे क्या है, डबल बॉन्ड हो, और तीसरे नंबर पे, चौथे पे, पांचवें पे, छठवें पे, सारा खेल वही है जो हमने जैसा ग्लूकोज का बनाया था। तो ग्लूकोज में क्या बनाया था आपको याद है, ये वाली पोजीशन। तो अब नीचे से क्या बोल रहे थे इसको, OH दो बार नीचे आएगा, ये इधर आएगा, H इधर आएगा, इधर आएगा, हो गया। तो फ्रक्टोज के आगे साइन कौन सा लगेगा, माइनस, क्या लगेगा, और डी लगेगा नहीं लगेगा, डी ही लगेगा। डी आप समझे, हाँ देखो डी का मैंने क्या बताया था, ये अभी भी डी लगेगा। ये नीचे वाली पोजीशन चेक किया करो, यस। तो इसको हम क्या बोलने जा रहे हैं, डी माइनस फ्रक्टोज। ये तो ठीक हो गया, आपने ये बना दिया, फिशर स्ट्रक्चर बना दिया। क्या बन गया ये क्या लगेगा, फिशर फॉर्मूला। ये कैसे ऐसे होता होगा, फिशर फॉर्मूला, फिशर स्ट्रक्चर, यानी ओपन चेन स्ट्रक्चर बन गया। अब मैं यही कहानी वहां पे लगा दूं एस्टल वाली, हेमी एस्टल तो नहीं बनेगा, या हेमी कीटल, कीटल बनेगा। तो कीटल हम कैसे बनाएंगे, तो कार्बन नंबर 1 ही हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। अब बताइए किसके बीच में बनाएंगे, 2 और 5, 2 और 5, 6 के बीच में नहीं बनेगा, 2 और 5। अभी बात कर लेंगे 2 और 6 पे क्यों नहीं बनेगा, 5 पे रखते हैं। 2 और 5 भी बनता है क्योंकि जब हम इसका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर निकालते हैं तो इसमें 2 प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप हर बार ही कंफर्म करता है। तो जैसे ही अगर आपने छठे का ले लिया, 6 वाले को पकड़ लिया, तो हमारा प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप इसमें चला गया ये काम करने के लिए, नहीं है समझ में। तो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप का फिर टेस्ट नहीं आएगा ना। तो जबकि आप कह रहे हैं हर रिएक्शन में ही अपने आप को क्या कर रहे हैं, प्रेजेंस ऑफ 2 प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप, इसका मतलब पहला कार्बन फ्री है, छठवां कार्बन भी फ्री है, हर समय 100% अवेलेबल है। आई बात समझ नहीं आई, तो इसलिए पॉसिबल नहीं। तो हम जो कहानी है वो दूसरे की छठवें से जोड़ नहीं सकते। हाँ, दूसरे की किससे जोड़ेंगे, 5वें से। अब थोड़ा ये कॉम्प्लिकेट कहानी, जरा समझिएगा ध्यान, क्योंकि स्ट्रक्चर थोड़ा सा बेतुका सा बनेगा इसका, है ना। कोशिश करते हैं इसको समझने की, आप थोड़ा साथ दीजिएगा पहले कैसे करना है। सेकंड नंबर कार्बन, तो सेकंड नंबर कार्बन को जोड़ किसके साथ रहे, तो आप इसको मैं कैसे समझाऊं आपको, ये हो गया सेकंड और 5वें का ध्यान होना चाहिए आपको, ठीक है। तो सेकंड नंबर कार्बन में जैसे ही यहां से H जाएगा, क्या दिख जाएगा, सेकंड वाले पर क्या बनेगा, OH। बट याद रखिए इसके पास H नहीं है, खाली क्या है, OH। क्या है, डबल बॉन्ड तो सिंगल बॉन्ड में चेंज होएगा, उसको तो छोड़ो। यहां से H गया, इस O के पास गया, टेल मी क्या बना, OH, हाइड्रोक्सिल ग्रुप बन गया। आप याद रखिए ग्लूकोज के केस में वहां पर एक H था, यहां पे खाली क्या है, OH है। अब अगर मैं OH बना भी लूं, मतलब मैं A2 कंटिन्यू कर रहा हूं, मैं OH बन गया, इसके ऊपर मुझे क्या दिखाना होगा। अब वो क्या करे, जब आप लाइन ऐसे निकालोगे तो वो उसे काटेगा, नहीं समझा मुझे बात। तो आपने क्या किया, इस CH2OH ग्रुप को इस साइड में रख लिया। देखो ध्यान से देखो मैंने क्या बता रहा हूं, ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर, और इसके नीचे फिर
फिर हो गया। और यहां से मैंने ये रिंग निकाली, आ रही बात, समझ नहीं आ रही? और ये किससे जाके जुड़ जाएगी? और यहां पे कौन बैठा हुआ है? 5वें नंबर पे जरा ध्यान देते हैं, ये ओ यहां पर आ गया। और 6वां नंबर, उसको कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करना। अभी भी समझ नहीं आ रहा, देखना जरा, 1 2, और जरा गिनो, कार्बन कम बढ़ तो नहीं कर दिए? 3 4 5, पक्का? ये बन गया हमारा। और चौथे नंबर का हल कुछ नहीं है, वही है OH H। तीसरे नंबर का OH और H, सेम कॉन्फ़िगरेशन। यहां तक क्लियर हो गया? अब आप मुझे बताइए ये क्या है? अल्फा बना, बीटा बना, क्या बना ये? हाँ, OH का एनोमेरिक कार्बन कौन सा है यहाँ? नहीं, एनोमेरिक कार्बन कौन से नंबर का है? सेकंड है। ग्लूकोज में एनोमेरिक कार्बन कौन सा है? फर्स्ट है। गैलेक्टोज में एनोमेरिक कार्बन कौन सा है? फर्स्ट है। फ्रक्टोज में एनोमेरिक कार्बन कौन सा है? ये आ जाएगा आपसे पोजीशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द कार्बोहाइड्रेट, द स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोहाइड्रेट? ग्लूकोज, दूसरे में गैलेक्टोज, तीसरे में फ्रक्टोज। ऐसे डाल दिया, एनोमेरिक पे ही डाल दिया, एक क्वेश्चन बन गया। अब बच्चे को जब तक ये क्वेश्चन तभी अटेम्प्ट कर पाओगे जब आपको एनोमर्स की अच्छे से नॉलेज हो, सिर्फ ग्लूकोज ना पढ़ाओ, फ्रक्टोज का भी पता हो, गैलेक्टोज का भी पता हो गया? समझ में आ गया? आगे बढ़ना चाहिए। तो ये हो गया हमारा अल्फा, और इसका नाम फिर क्या हो गया? अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज। सिर्फ इतना बोलेंगे, आगे कुछ नहीं बोलना अभी। ये बन गया। और बीटा बनाते समय क्या करेंगे? कुछ नहीं करना, बस किस बात पे ध्यान देना है? दिख रहे हैं ना? तो यानी यहां पर मैं अगर इसको अगले स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना चाहूं तो आप कहेंगे यहां पर ये, और सी के साथ क्या करेंगे यहां पर? आप समझना क्या, CH2H को ऊपर क्यों नहीं लिया आपने? क्योंकि ऊपर लेते समय मैं ऐसे लाइन निकाल देता तो उसे काटता ना। तो आपने क्या किया, यहां पर इस वाले पे CH2OH को यहां ले लिया, ये थोड़ा मैंने बड़ा कर दिया, CH2H हो गया। ये कार्बन नंबर 1, सॉरी कार्बन नंबर 2 है, ये 3 4 और ये 6 हो गया। और अब आप क्या करने जा रहे हो? मैंने थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा कर दिया था। आप मान लेना, मतलब ये CH2, थोड़ा सा समेट देना इसको। और यहां पर ठीक है, यहां पर बोलिए, बताइए, आया समझ में नहीं आया? तो ये नंबर 2 हो गया, ये नंबर 3 हो गया, ये नंबर 4 हो गया, 5 हो गया, और ये 6 हो गया। गॉट इट? और इसको क्या नाम देंगे? यस, इसको नाम देंगे बीटा डी माइनस फ्रक्टोज। इसको नाम ये देना चाहिए। आई होप द मैटर इज क्लियर। फ्रक्टोज कुछ को समझ में आ गए, कार्बोहाइड्रेट समझ में आ गए, तो डाइसैकेराइड ज्यादा देर नहीं लगेगी क्योंकि उन्हीं को जोड़ जाड़ के बनाना है। और पॉलीसैकेराइड उससे भी कम देर लगेगी क्योंकि इन्हीं को, ये ट्रेन का डिब्बा बना रहे हैं आप वंदे भारत ट्रेन बना लो, या आपने राजधानी एक्सप्रेस वो बना लो, या शताब्दी बना लो, सब पहले डिब्बे ही देखने होते हैं। फिर एक डिब्बा बनाना सीख लिया, फिर क्या दिक्कत है? फिर तो दूसरा भी बन जाएगा। फैक्ट्री में अगर पहली चीज पास हो गई तो सेम कॉपी पेस्ट करना है, फिर और क्या करना है, सेम चीजें फिर से बनानी है और उनको जोड़ना बस सीखना है, और क्या करना है। तो यहां पर ये हमने स्ट्रक्चर बना लिया, राइट? ये हो गए कौन से? साइक्लिक स्ट्रक्चर्स। ये कौन सा हो गया? ओपन चेन स्ट्रक्चर। फ्रक्टोज के ये तीनों स्ट्रक्चर्स इक्विलिब्रियम में को एग्जिस्ट करते हैं, बट इनकी रिजेंबलेंस क्या है? रिजेंबलेंस किससे है? फ्यूरेन रिंग से। किससे है? फ्यूरेन रिंग क्या होती है? अगर आप कहेंगे फ्यूरेन रिंग क्या होती है, ये हो गई हमारी फ्यूरेन रिंग। आपने पढ़ा होगा, शायद 11th में था ही कंपाउंड। इसको बोलते हैं, कौन सी रिंग बोलते हैं? फ्यूरेन रिंग। हावर्थ का कहना यह था कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज किससे मैच कर रहे थे? पायरेन से। उनकी एनालॉजी किसके साथ थी? पायरेन के साथ, और इनके स्ट्रक्चर्स के नाम दिए गए पाइनोज स्ट्रक्चर। बट जब उन्होंने इसको स्टडी किया फ्रक्टोज को, तो उन्होंने कहा इसकी एनालॉजी पायरेन के साथ नहीं मैच हो रही है, क्योंकि रिंग कैसी है? पेंटागन। आप कहेंगे पेंटागन रिंग कैसे? देखिए जरा, रिंग बनाते हैं। रिंग कैसे बनी? नंबर 2 से शुरू हुई है, तो 1 2 3 4, ये 4 एटम हो गए नहीं हुए, ये तो बाहर हो गया, ये भी बाहर हो गया। 1 2 3 4, और बीच में कौन आ गई? ऑक्सीजन। तो कुल मिलाकर रिंग कितने एटम से कंसिस्ट हो रही है?
5 एटम्स है जिसमें 4 क्या हैं, कार्बन, एक कौन है, ऑक्सीजन। तो 4 और 1 5, टोटल 5 एटम्स आ गए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड ढूंढ के लाओ जिसमें ऑक्सीजन भी आती है, क्योंकि ऑक्सीजन इसमें भी है। तो ये लेकर आए फ्यूरेन, और उससे एनालॉजी करके बना दिया फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर। क्या बना दिया? कुछ आई बात समझ में नहीं आई, है ना? तो अब हम ऐसा करते हैं, इन दो के क्या बना लेते हैं, फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर। अब जरा ध्यान समझिएगा, बनाने से पहले एक एक स्ट्रक्चर देख लीजिए मैं कैसे बना रहा हूँ। कहाँ गलती आप कर सकते हैं, क्योंकि कॉपी पे आप बनाओगे फिर कटेगा पिटेगा, तो उसी जगह साफ सुथरा बनाइए। फ्यूरेन रिंग, पहली बात तो मैं फ्यूरेन रिंग को ऐसे नहीं बनाऊंगा, इसको उल्टा कर दूंगा। उल्टा समझ में आ गया? ऑक्सीजन को मैं टॉप पे लूंगा, ऑक्सीजन नीचे बॉटम पे, नीचे नहीं लटकाऊंगा, ऊपर रखता हूँ। और ये बनाते समय एक बार पहले देख लें कैसे बनाएंगे। ये और इसके आर्म्स को थोड़ा सा अंदर की तरफ दबाना है मुझे, ये बनाएंगे। देखिए, आपने बिल्कुल यहाँ पे पैरेलल रखा है, इसको ऐसे ऐसे कर दिया। यहाँ पर आपने ऐसे नहीं किया, इसको थोड़ा सा दबा दिया, प्रेस कर दिया। हाँ, आप समझ गए होगे इसके पीछे लॉजिक क्या है। तो यहाँ पर मैंने ऑक्सीजन को सजा दिया, ये ऑक्सीजन आ गई, ठीक है, एक बार देखो ऑक्सीजन आ गई। और इसके बाद क्या आएंगे आइटम्स, आप जरा देखो यहाँ, एक, ये और ये, देख रहे हैं? मुझे कितने आइटम लगाने हैं यहाँ पे? सिर्फ 4। क्या लगाने? 4 लगाने। यहाँ पर 1 2 3 4, और बाकी 2 क्या होंगे, रिंग से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन चलिए कॉपी करते हैं, अल्फा को बनाते हैं। OH कहां पर है? राइट पर है। तो ये कार्बन नंबर कौन सा है? कार्बन नंबर कौन सा दूं मैं? ये 2 दूंगा मैं। क्या दूंगा? 1 नहीं दूंगा, यहां पर याद रखिए, 2 देंगे। तो 2 में OH कहां पर जा रहा है? राइट पर। मुझे क्या करना चाहिए, यानी कि इसे OH को नीचे लगा दो। ऊपर की साइड में क्या रखेंगे? आप कहोगे H लगा दो, H है ही नहीं, वो तो कौन है यहाँ पे? अब इसके बाद अगला OH देखिए, तीसरा, ये चौथा, सॉरी ये दूसरा है, ये तीसरा है, और ये चौथा है। तो चौथा वाला क्या है? आई बात समझ में नहीं आई? यहां पर H लगा दो। पांचवा, अब पांचवें में क्या है? CH2H आ रहा है, जिसे ऊपर ही रहना होगा और H को हमेशा नीचे। ये याद रखिएगा दिमाग में कि पांचवें में H को नीचे ही रहना होगा, किसी भी पोजीशन पे हो, चाहे वो लेफ्ट पे हो चाहे राइट पे, उसको जैसे आपने ग्लूकोज में नीचे ही लटकाया। और क्योंकि CH2H को मुझे बाहर करना है, CH2OH। ये देखिए, ये कुछ आया समझ में नहीं आया? कौन सा एनोमेरिक कार्बन है इसमें, ये बताएगा एनोमेरिक कार्बन कौन सा है? ये वाला क्या होता है? हाँ, सेकंड वाला, हाँ सेकंड वाला एनोमेरिक कार्बन। ठीक, क्लियर हो गया? अब बस इसको ही हमें चेंज करना है, यानी इसको यहां से चेंज कर दो, है ना? इसको शफल कर देते हैं, उलट देते हैं, तो क्या बन जाएगा? तो इसका नाम अब मुझे बताइए, इसका नाम क्या मैं लिखूं? अल्फा डी माइनस, और बोलिए, फ्रक्टो फ्यूरेनोज। फ्यूरेनोज आगे बात या नहीं आई समझ में? और अब मुझे क्या करना है, इसका बीटा बनाना है। तो वो कौन सी बड़ी बात है, वो तो बन ही जाएगा भाई। जब ये बन गया, अब फिर से देखो, रिंग बनाते समय फिर से ध्यान दें कैसे रिंग बनाई, ये बनाया। और आप ये नीचे की तरफ ऐसे मत खींचना, इसकी लाइन है बिल्कुल नीचे 90 डिग्री पे मत रखना। इसको क्या करना, थोड़ा सा दबाइए, ऐसे, बहुत ज्यादा भी नहीं, इतना थोड़ा प्रेस कर दीजिए। क्लियर हो गया? और इसकी वजह क्या, इस समझ में आ गया होगा। अगर लाइन मैंने बिल्कुल यूं रखी होती है तो ये वाइट लाइन क्या करेगी, उसी पे ओवरलैप कर जाएगी। तो इसलिए थोड़ा मैंने स्क्वीज करा, इस लाइन को दबाया। यहाँ पर ऑक्सीजन रखेंगे, और फिर ये कार्बन पे, यानी सेकंड नंबर पोजीशन पे ध्यान रखिए, ये नंबर 2 आ गई। इस नंबर 2 पे अब OH को कहाँ रखना है? ऊपर, और यहाँ रखना है। बाकी चीज बिल्कुल सेम कॉपी पेस्ट कर दीजिए, बिल्कुल सेम इस स्ट्रक्चर को डिट्टो वहीं पे फिट कर दिए। और अब इसका नाम अल्फा की जगह क्या हो जाएगा? बीटा डी माइनस चलेगा, प्लस बिल्कुल भी नहीं लगाना है, क्योंकि ये लीवो रोटेटरी होता है। और इसका नाम हो जाएगा फ्रक्टोफ्यूरिनोज। फ्रक्टोफ्यूरिनोज स्ट्रक्चर। बोलिए, कुछ आया या नहीं आया समझ में, है ना? बाकी तो हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना। OH को वैसे लगा दो, OH को ऐसे लगा दो, H ऐसे आ जाएंगे, H हमारा नीचे ही आना है, ऊपर क्या आना है? CH2OH, राइट? तो these are the structures of 3 monosaccharides what we have studied so far. One is in glucose, other is in galactose, the third was fructose. उनके हमने हर तरह से स्ट्रक्चर समझ लिया, अंदर क्या है ये भी समझ लिया, कौन कौन से फंक्शन में उनकी पोजीशन क्या है, उनका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, और उनकी रिंग यानी साइक्लिक स्ट्रक्चर्स, हावर्थ स्ट्रक्चर, वो भी जान लिया। अब हमारा अगला जो पार्ट है वो क्या है? स्ट्रक्चर्स ऑफ द डाइसैक्राइड्स।
डाइसैकेराइड्स हमारे कोर्स में 3 डाइसैकेराइड्स हैं। कौन कौन सी 3 डाइसैकेराइड हैं? एक तो है हमारा पसंदीदा कंपाउंड जो हमारे किचन में हमेशा बैठा ही रहता है, कौन? चीनी, केन शुगर या सुक्रोज। केमिस्ट्री की भाषा में उसको क्या बोलते हैं? सुक्रोज। वैसे आम भाषा में हम चीनी चीनी चलती रहती है ना, ये चलता रहता है। तो एक तो वो हो गया सुक्रोज। दूसरा, वो भी हमारे घर में रहता है, कौन? कहाँ रहता है घर में? लैक्टोज तो रहता है। कहाँ रहता है बताओ? कौन से डिब्बे में रखी होती है लैक्टोज? लैक्टोज मैं कह रहा हूं आपके घर में ही है। आप जानते हैं लैक्टोज है आपके घर में? नहीं है? है, पता नहीं है, बस ये बात अलग है। मिल्क तो है ना भैया, मिल्क तो जरूर आता है, ऐसा तो कोई घर नहीं है जिसमें मिल्क ना आता हो, राइट? और मिल्क शुगर इज कॉल्ड लैक्टोज। लैक्टोज लैक्टोज मतलब मिल्क में भी शुगर होती है, ऐसा नहीं है ना? न्यूली बॉर्न बेबी को उसको ऐसा नहीं, वो कहता है सुबह सुबह चीख लगता है चीनी मिला के नहीं लाए मेरे लिए, तो वो सिर्फ सिर्फ उसे मिल्क चाहिए और उतने में वो सेटिस्फाइड है, हैप्पी है, क्योंकि उसमें शुगर ऑटोमेटिकली होती है। ऐसा नहीं, आप देखिए कभी कभी अगर आपने सुना होगा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट कि जिन लोगों को डायबिटीज होती है वो लोग कई बार कहते हैं डॉक्टर से कि डॉक्टर साहब दूध पीने में से तो कोई दिक्कत नहीं, अगर एक्सेसिव वो मतलब सोच रहे खाना नहीं खा रहे टोटल, क्योंकि खाने पर आपने रेस्ट्रिक्शन लगा दी, तो मिल्क का कंजम्पशन क्या करते हैं वो बढ़ा देते हैं, तब भी आपकी शुगर बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ेगी, क्योंकि बिकॉज मिल्क का प्रोटीन हो गई, अलग चीज हो गई, इसमें डाइजेस्ट करने के बाद वो क्या करेगी? लैक्टोज शुगर देगी, और लैक्टोज शुगर हाइड्रोलिसिस करने के बाद गैलेक्टोज, लैक्टोज बताया था मैंने, गैलेक्टोज और ग्लूकोज, यानी बॉडी में डाइजेशन करने के बाद मिल्क भी इवन आपकी बॉडी में गया है, तब भी क्या करेगा? 2 चीजें पैदा करेगा। कौन कौन सी? एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज। तो चीजें तो बात तो वही आगे लौट के। और तीसरी शुगर है जो आप जानते हैं, माल्टोज, या इसे क्या बोलते हैं? माल्ट शुगर। क्या बोलते हैं? माल्ट शुगर। तो ये सारे डाइसैकेराइड्स ये हमें पढ़ना है नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।